हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, क्लैट 2024 के लिए एवेंजर बैच क्लैट पॉइंट लेकर आ चुका है। इट विल ओनली कॉस्ट यू 21,999, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट 50+ मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप 2025 क्लैट की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच। 2 साल की फीस ओनली 32,999 है, सारे फीचर्स यहाँ पे भी वही हैं। इसके बाद अगर आप एनएलसैट की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। इसकी डिटेल भी आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएंगी, सारी चीज़ें जो आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये भी ओनली 21,999 का कोर्स है। अब देखो, क्लैट के ऊपर एक बड़ा अच्छा भी मीम आज क्लैट पॉइंट नहीं बनाया है। सबसे पहले तो मीम क्या है, हर साल पेपर ऐसे बदलो कि 4 लोग कहें वह क्या कंसोर्टियम है। देखो, क्लैट के साथ एक ही दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि भाई पेपर बहुत चेंज करते हैं, और मतलब ये वाला चेंज तो मैं तब भी अच्छे के लिए मानूंगा, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे चेंजेस करते रहते हैं। तो इनको ये सब चीज़ भी समझना चाहिए कि कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं, फिर कुछ बच्चे ऑलरेडी तैयारी करते हैं, किताबें खरीद लेते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं, फिर वो सब वेस्ट हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, किसी ने अभी 20 मॉक का सेट लिया है, 2,000 रुपये खर्च किए, 1,500 रुपये की है, अब भाई वेस्ट है वो, क्योंकि नया फॉर्मेट लाना पड़ेगा। तो देखो अभी पैटर्न क्या हुआ है, अपन ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ये आप लोगों के लिए अच्छा है बुरा है, ये कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में है, तो इसको समझते हैं। क्लैट ने किया क्या, 120 क्वेश्चंस कर दिए। पहले कितने होते थे, 150 क्वेश्चन, मतलब मार्क्स भी कर दिया कितना, 120 मार्क्स 120 क्वेश्चन के लिए। अब इन्होंने ये चीज बहुत ही क्लियर कट शब्दों में कह दी है कि पैटर्न नहीं बदला है, पैटर्न आज भी वही है, क्वांट, सीआर, आरसी, लीगल, करंट अफेयर। ठीक है, अब इतने तो हम लोग सब समझदार हैं, 12th पास कर चुके हो, 12th में हो, कोई 11th में होगा, कि मार्क्स कैसे हो जाएंगे। मार्क्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता, लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, जैसे कि क्वांट 15 का आता था तो इसको और कम कर दो, 6, 7, 8 नंबर का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो, और हर सेक्शन को उतनी इंपॉर्टेंस दे सकते हो जितनी पहले देते थे। वही चीज है, जैसे लीगल, आरसी, सीआर इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था, वो अभी भी है। क्वांट पहले भी कम आता था, वो अभी भी कम आएगा। तो पहले तो उस चीज को लेके बिल्कुल टेंशन खत्म कर दो, ठीक है। अब आप लोगों को जो आगे मॉक्स भी मिलेंगे, चाहे वो क्लैट पॉइंट के हो या आप जिस भी कोचिंग में एनरोल हो, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कम करके मिलेंगे, जब तक ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता दें। देखो, एग्जैक्ट नंबर तो इनका इस बार भी कुछ नहीं था, क्योंकि कभी कभी लीगल ज्यादा कर देते थे, कभी करंट अफेयर के मार्क्स बढ़ा देते थे, तो क्लैट ये सारी चीजें करता रहता था, तो अपने को अभी उतना नहीं सोचना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये जो 120 क्वेश्चन का पैटर्न हुआ है, ये हमारे लिए सही है कि बुरा है। देखो, मैं इस पे ना बहुत ही ब्लंट होकर एक ऑनेस्ट ट्रूथ बोलूंगा। क्लैट के साथ में एक दिक्कत थी, मैंने बहुत सारे ना ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में फेल होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो उस लेवल के इंग्लिश मीडियम माध्यम से पढ़ के नहीं आए थे, तो उनकी रीडिंग स्पीड इतनी तेज नहीं थी। आप अगर ये सोचो ना कि आप 1 साल की प्रिपरेशन में अपनी रीडिंग स्पीड बहुत तेज कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वहां पे जो फिर मेट्रो सिटीज या पब्लिक स्कूल, जो कॉन्वेंट स्कूल के जो स्पेशली बच्चे होते थे, उनको थोड़ा सा एज मिलता था, जिनकी इंग्लिश पे कमांड ज्यादा होती थी। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर 120 का हुआ है, उससे क्या हुआ, पेपर लेंदी कर देंगे, मतलब पैसेजेस लेंदी कर देंगे। भाई पैसेजेस लेंदी कर दें, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी 120 ही रहने वाले हैं। तो 120 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, मतलब चाहे पैसेज कितना भी लेंदी कर दे, क्वेश्चन आपके सामने कितने मिलने वाले हैं, 120 मिलने वाले हैं, आपको 120 के ही आंसर निकालने हैं। तो कंपेरेटिवली 150 के कंपैरिजन में चाहे कितना भी पेपर लेंदी हो जाए, 120 क्वेश्चन उसी दिए हुए टाइम के अंदर उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा जिनकी इंग्लिश रीडिंग इतनी तेज नहीं थी। देखो, ये क्लैट ने जो ये कोशिश करी है ना कहीं मेरे को जो लगता है कि जो डिफरेंस आ रहा था ना, कि वो मतलब इंग्लिश कमांड वाले स्टूडेंट्स जो थे, जो मेट्रो सिटीज से स्पेशली थे, जो कॉन्वेंट स्कूल के थे, और जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड से पढ़ के निकला था, उनके बीच में डिफरेंस कम करने की कोशिश करी, ऐसा मुझे लग रहा है। और कोई रीजन इसके पीछे दिख नहीं रहा है। तो 120 क्वेश्चन ये किया है ना, ये एक अच्छा किया है, क्योंकि ये जो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता था ना, पैसेज पढ़ने में, क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लग जाता था, वो अब खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अच्छा ही है, दिस इज फॉर गुड, कि भाई 120 क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। और देखो, ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कोई सब्जेक्ट हटा दिया या कोई सब्जेक्ट जोड़ दिया है।
जो थे आपके उसी के ऊपर सब चल रहा है, उसी में इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इसमें क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि देखो जब तक 120 क्वेश्चंस के मॉक्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, जो कि प्रोबेबली एक वीक के अंदर हर कोचिंग आपको देनी शुरू कर सकती है, जैसे हमारा काम शुरू हो चुका है तो क्लैट पॉइंट भी नेक्स्ट वीक से दे देगी, तो तब तक आप पुराने क्वेश्चंस को टाइमर लगा के 120 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वांट से कुछ क्वेश्चन प्रोपोर्शनेट हटा दो, लीगल से कुछ हटा दो, सीआर से कुछ हटा दो, आरसी से हटा दो। ऐसे आपने अगर कोई बुक खरीद ली है जिसमें 20-25 मॉक है तो आप उसमें भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहने वाला है, पैटर्न तो वही रहने वाला है। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरा, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम है, आपके लिए ही अच्छा हुआ है। 120 क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कितना भी लेंदी कर देंगे ना, रीडिंग का उतना रोल अब नहीं रह गया है। मतलब ऑफ कोर्स आज भी पेपर इंग्लिश बेस ही है, आज भी रीडिंग स्पीड की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन 150 क्वेश्चंस ना बहुत होते थे, उसमें ना एज मिल जाता था उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बचपन से नॉवेल्स पढ़ी हैं, जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश में थोड़े फ्लुएंट हैं। मतलब बात सिर्फ बोलने की इंग्लिश फ्लुएंट की नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि जिनकी इंग्लिश पे कमांड ज़्यादा है। और मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, जैसे आज ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसे जो हमारे पुराने रहे हुए हैं उनका मैसेज आया कि सर हमारे टाइम पे ये पैटर्न हो जाता तो आज मैं एनएलयू में होता, मे भी हो सकता था, क्योंकि जो टाइम टेकिंग वाली चीज़ थी ना वो कम हो गई है। तो ये सभी को समझना है, और जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, जिनको कमांड था, तो आपको तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है, आपके लिए और एडवांटेज हो गया है। अब आप 120 क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के, जल्दी समझ के और ज्यादा टाइम देख के अपनी इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, करेक्ट करने की कोशिश ज्यादा कर सकते हो। तो ये है 100 बात की एक बात, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसा चेंज नहीं किया जिससे कि हम परेशान हो, अच्छे के लिए ही चेंज है। मुझे ये लगता है कि क्लैट ने ये जो डिफरेंस किया है ना, ये इसीलिए किया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा इंग्लिश एज वालों को मिल रहा था ना, वो कम किया जाए। तो दिस इज अ गुड प्रयास फ्रॉम क्लैट एंड अच्छी चीज है, ठीक है। तो आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल है, स्ट्रॉन्ग विंड्स बेटर गुजरात एज साइक्लोन मेक्स लैंडफॉल। तो देखो बाइपर जॉय के बारे में हमने पढ़ा ही था, तो वही है, ठीक है। एंड वी होप, वी प्रे फॉर जितने भी जहां जहां पे ये जाए साइक्लोन, कि कोई ज्यादा डिसास्टर चीजें ना हो, ठीक है। मेरा एक और क्विज का क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ठीक, मेरा क्विज का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। बाइपर जॉय से पहले जो साइक्लोन आया था उसका क्या नाम है आईएमडी के एरिया में, और उसका नाम किसने रखा था? लास्ट पूछ रहा हूं मैं, नेक्स्ट नहीं पूछ रहा हूं। नेक्स्ट आप लोगों ने तेज बताया था, सही बताया था। कर्नाटक टू स्क्रैप एंटी कन्वर्जन लॉ, रिवर्स चेंजेस इन टेक्स्ट बुक। देखो सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, टेंशन स्टूडेंट्स के लिए बढ़ जाती है। करंट अफेयर पढ़ो, देखो जब एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आई थी कर्नाटक में, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी वहां पे, तो आदमी स्टूडेंट्स ने भाई वो भी पढ़ा। अब ये हटा दिया है तो फिर पढ़ा, अब नई चीज हो रही है। अब जो बच्चा बुक पढ़ रहा है, जैसे टेक्स्ट बुक में चैप्टर ऐड हो रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उनका तो सोचो कि भाई उनको एक ही साल में 2 बार सिलेबस चेंज मिल रहा है। इसका नाम क्या था एंटी कन्वर्जन लॉ का, ये ध्यान रख लो, कहीं अगर रिलेटेड कुछ आ जाए तो। इसका नाम था आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022। देखो मैं आप लोगों को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हम लोग ना शॉर्ट में एक्ट्स के नाम याद पढ़ लेते हैं। जैसे पॉक्सो को ना बहुत लोगों को पॉक्सो ही पता होता है, पर फुल फॉर्म नहीं पता होता है। एग्जाम में ना फुल फॉर्म पे एक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इस एक्ट का पूरा मतलब क्या, इस एक्ट का पूरा मीनिंग क्या है। और अब पॉक्सो में जब आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत ऑब्वियस टाइप के पूछेगा? नहीं, एक आध वर्ड कहीं चेंज करेगा, आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो कभी भी जैसे एंटी कन्वर्जन लॉ है, ये तो कहने सुनने की बात है ना, नाम क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी बात है, फार्म बिल आए थे, 3 फार्म लॉज आए थे, लोगों ने यही याद कर लिया 3 फार्म लॉज हैं, 3 फार्म लॉज हैं। भाई उनके नाम क्या है, नाम पूछे गए एग्जाम्स में, नहीं बता पाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना। बाकी इसमें ना ऐसा कुछ खास है नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये देख लो, इंडिया टू बाय 31 MQ-9 रीपर यूएवीज। कहां से ले रहे हैं हम? यूएस से ले रहे हैं, ठीक है। यूएवीज का फुल फॉर्म क्या होती है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। जनरल एटॉमिक्स करके कंपनी है यूएस की, उससे इंडिया परचेस कर रहा है।
फिर देखो इसमें बाइफर्केशन है कि नेवी को कितना दे रहे हैं, आर्मी को कितना दे रहे हैं, वो अपने काम का नहीं है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये दिखता है, सर्विलांस के लिए स्पेसिफिकली ये यूज किया जाता है, तो वो ये वाला मामला है, ठीक है। इसके बाद बिम्स्टेक टू अडॉप्ट बैंकॉक विजन 2030 इन नेक्स्ट समिट। क्वेश्चन आ जाए कि बैंकॉक विजन 2030 किसने अडॉप्ट किया था, तो बिम्स्टेक ने किया था। बिम्स्टेक क्या है आपको याद होगा, 10 से 12 दिन हुए हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। नहीं मिलता हो सेशन में तो कैसे ढूंढना है, लिखना है यूट्यूब पे क्लैट पॉइंट, फिर लिखना है द हिंदू और उस टॉपिक का नाम, एक ही लाइन में लिखना है। यूट्यूब के सर्च इंजन में हम एल्गोरिथम इस तरीके से लगाते हैं जिसमें कि आप जो भी टॉपिक सर्च करोगे मिल जाएगा। आपको लिखना ये है क्लैट पॉइंट द हिंदू और वो टॉपिक मिल जाएगा। बिम्स्टेक अभी 8-10 दिन पहले किया, डिटेल में किया है। तो थाईलैंड बैंकॉक विजन 2030 करने की बात कर रहे हैं। क्या है ये, यही है यार, सब लोग डेवलपमेंट करें, एक साथ आगे बढ़ के बढ़े, नहीं पूछेंगे, काम का नहीं है, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। यूएस मिलिट्री गेट एक्सेस टू पपुआ न्यू गिनिया बेसेस, ये भी हमने कवर किया हुआ है। एज पपुआ न्यू गिनिया इज वेरी नियर टू चाइना, यूएस वहां पे अपनी बेसेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। पपुआ न्यू गिनिया में इसके अगेंस्ट में आवाजें भी उठ रही थी, पर वहाँ की सरकार जो है वो यूएसए के अधीन हो चुकी है, काइंड ऑफ पैसा लेके। देखो पैसा मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। जब वो भाई वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो भाई सभी खुश रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्लॉक्स न्यू रशिया एम्बेसी नियर पार्लियामेंट। क्या हुआ, पार्लियामेंट के पास एक जमीन है जो रशिया ने लीज पे ले रखी थी, वहाँ पे वो एम्बेसी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने उसको ब्लॉक करवा दिया है एक नया लेजिस्लेशन पास करके। क्यों करवाया है कि भैया कल को पार्लियामेंट पर अटैक ना करवा दे रशिया। तो ये बकवास चीज़ें हैं। आज न्यूज़पेपर में कुछ था नहीं, 2 आर्टिकल अपने को भी डिटेल में डिस्कस करने मैंने बताया है। फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन मुझे याद है, तो वो वाली चीज़ है, उसकी टेंशन मत लेना। एक बार फिर से इस पैटर्न की बात मैं कर देता हूँ, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। आप ही के लिए अच्छा हुआ है, कम टाइम लगेगा। चाहे कोई ये बोल दे कि दो पेज के पैसेजेस दे देंगे, तब भी टाइम कम लगेगा। जो क्वेश्चन तो 120 ही सॉल्व करने हैं ना। और जैसे जिनकी मैथ्स है बिल्कुल ही बेकार है, वो अब मैथ्स को बहुत ही कम, मतलब ऐसे नहीं कहूँगा बिल्कुल ही मत पढ़ो, क्योंकि 3-4 नंबर डीआई में लाना इज़ वेरी इजी, तो ध्यान दे सकते हो, लेकिन इतना टेंशन मत लेना, 7-8 नंबर से ऊपर जाएगी ही नहीं, ठीक है। सेक्शन वैसे ही रहने वाले हैं, करंट अफेयर की जितनी इंपॉर्टेंस थी उतनी रहेगी, लीगल की उतनी रहेगी, सीआर की उतनी रहेगी। आप बस प्रोपोर्शनेट वे पे थोड़ा मार्क्स देख लो कि भाई उसमें इतने थे तो इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। अभी मैंने कैलकुलेशन की नहीं है, हमारी टीम ने कर रखा है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, बाकी कोई चीज़ें नहीं है। अगर आपने कोई मॉक मटेरियल खरीद रखे हैं पुराने जो आपके पास हैं, या टेलीग्राम्स पे आपको इतने सारे मॉक्स पुराने पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना है। मॉक देने से पहले ना हर सेक्शन से प्रोपोर्शनेट वे में क्वेश्चंस नंबर हटा दो कि भाई ये एक पैसेज इसमें कम करूंगा, एक पैसेज इसमें कम करना है, इसमें एक पैसेज कम करना है, इसमें एक पैसेज कम करना है, और दो। क्या दिक्कत है, क्वेश्चन का पैटर्न तो वही है, सिलेबस तो वही है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप उस लेवल की इंग्लिश आपकी कमांड नहीं थी तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है कि भाई अब से 120 क्वेश्चन है, तो आप अपनी लेवल बढ़ा सकते हो मार्क्स लाने का। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी थी तो भी आपको परेशान होने की वैल्यू, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले आप 150 कर लेते थे तो 120 तो आप यूं ही कर लोगे, है ना। और देखो मैं इंग्लिश टर्म क्यों यूज़ करता हूँ, क्लैट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश यूज़ होती है, नहीं, क्लैट पेपर ही इंग्लिश बेस्ड है। आरसी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग क्या है भाई, पैसेज तो समझोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे, पैसेज पढ़ोगे, इंग्लिश। लीगल क्या है, पहले लीगल में प्रिंसिपल फैक्ट आता था, लेकिन अब पैसेज बेस आ गया, वहां पे भी क्या है, इंग्लिश। करंट अफेयर को मैं ऐसा मानता हूं कि पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको क्वेश्चन पता होगा तो आप कर लोगे। तो उसमें जो बच्चा पैसेज पढ़ता है वो गलत करता है, और डीआई तो डीआई है ही है। तो इसीलिए ये पेपर थोड़ा सा इंग्लिश बेस्ड पेपर बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।